नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आरजेडी सीट बंटवारे से पहले ही लगातार लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। लालू प्रसाद की दो बेटियां भी अब चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ती हुई आपको नजर आएंगी। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं, जबकि रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पाटलिपुत्र और सारण सीट के साथ आरजेडी ने बांका, बक्सर और उजियारपुर सीट से भी उम्मीदवारों के नाम अब फाइनल कर लिए हैं। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में देखिए अब उम्मीदवारों की घोषणा, भले सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ ना हुई हो, लेकिन अब कैंडिडेट के नाम जो है वो सामने आने लगे। अब कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन सी लोकसभा सीट से आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी होंगे उसकी जानकारी देखिए। चुनावी मैदान में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगी। सिर्फ मीसा भारती नहीं, इनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की भी चर्चा है कि वो अब सारण सीट से चुनावी मैदान में आपको दिखेंगी, क्योंकि इनकी चर्चा जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही शुरू हो गई थी। सिर्फ यहीं तक नहीं, आलोक मेहता उजियारपुर सीट से आरजेडी के कैंडिडेट होंगे, क्योंकि आरजेडी ने नाम फाइनल कर लिया है। भले उनके अंदर महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में बिहार में सीटों को लेकर न सार्वजनिक तौर पर आंकड़ों को रखा गया हो, लेकिन कैंडिडेट आरजेडी ने उतारने शुरू कर दिए। जयप्रकाश नारायण यादव बांका से लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी ने इन्हें तो कम से कम हरी झंडी दे दी है। अब इन चेहरों के अलावा भी आपने देखा होगा कि कल भी 4 चेहरे सामने आए थे। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के कैंडिडेट जो हैं वो बनाए गए हैं और अब ये वो तमाम चेहरे आपको दिख रहे हैं जिन्हें लेकर के कल दिन भर सियासत भी हुई कि भाई चेहरों को लेकर आरजेडी सामने आ रही है, लेकिन सीटों की संख्या कितनी होगी, कौन कहां से होंगे, ये साफ नहीं हो पाया। सुधाकर सिंह की चर्चा बहुत वक्त से होती रही है और क्यों होती रही है वो आप सभी को पता है। बक्सर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं, और ऐसे में देखिए लालू प्रसाद की दो बेटियां जो हैं, जिसमें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, अब इन दोनों नामों की चर्चा जो है वो लगभग अब फाइनल हो चुकी है। आरजेडी ने इन दोनों को कौन कौन सी सीट दे दी है वो पता चल चुका है। पाटलिपुत्र से और सारण से रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में लाने की बात जो है वो आरजेडी के विधायक की तरफ से सबसे पहले शुरू की गई। उन्होंने कहा कि भाई जो त्याग उन्होंने किया है वो बहुत बड़ा है। गया से कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में होंगे। गया लोकसभा सीट जो कि हॉट सीट है, आरक्षित सीट है, और इस सीट से जीतन राम मांझी के अपोनेंट में कौन होंगे, तो कुमार सर्वजीत को उतारा गया है। अब है कुशवाहा औरंगाबाद से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आरजेडी ने जिन कल 5 शहरों को लेकर उम्मीदवारों को जो अपनी तरफ से सिंबल देना था वो दे दिया, उनमें ये तमाम चेहरे हैं जो आरजेडी की तरफ से फाइनल हो चुके हैं। यानी अब यहां पर जो मुकाबला है एनडीए वर्सेस आरजेडी के कैंडिडेट का आपको नजर आएगा। तो जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जो है वो आरजेडी की तरफ से फाइनल है, क्योंकि इन्हें सिंबल मिल चुका है। और ऐसे 5 चेहरे हैं, इन चेहरों की भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अर्चना रविदास जमुई से चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से होंगी, क्योंकि कल ही इन्हें भी लालू प्रसाद की तरफ से सिंबल दे दिया गया। और श्रवण कुशवाहा नवादा से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि यहां पर 2 नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन जिस पर फाइनल मोहर लगी वो इनके नाम की थी। तो गया से कुमार सर्वजीत को लेकर कहा जाता है कि भाई पिता की मौत हुई और उसके बाद से सियासी जो करियर है वो शुरुआत इनकी होती है। तो आलोक मेहता उजियारपुर से टिकट आरजेडी की तरफ से, और अब उजियारपुर, बांका, बक्सर से फाइनल कैंडिडेट कौन है, चेहरे आपके सामने हैं। इन चेहरों को आपने आरजेडी की तरफ से बहुत बार देखा, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब इनकी जो भूमिका है वो आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में दिखेगी। अब बांका से जयप्रकाश नारायण यादव जो हैं वो आरजेडी के कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। बक्सर से सुधाकर सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में होंगे। और इसके अलावा 3 चेहरों की बात चुकी हो रही है। आलोक मेहता उजियारपुर सीट से चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से जो है वो फाइनल हो चुके हैं। हालांकि अब उनके महागठबंधन के अंदर ही कांग्रेस की नाराजगी का कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई आप लाख दावे कर लीजिए, लेकिन हमारे बीच कैंडिडेट फाइनल हो चुके थे, इसीलिए अब कोई बहुत ज्यादा इसमें उहापोह वाली बात तो है नहीं। लेकिन ये माना भी जा रहा है कि इस कैंडिडेट के जैसे जैसे नाम सामने आरजेडी की तरफ से लाए गए, कांग्रेस की नाराजगी जरूर है, लेकिन वो अभी इस वक्त
कुछ कर नहीं पा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई आखिर ये कैसा महागठबंधन चल रहा है, किस तरीके की इंडिया अलायंस में सीटों की बात चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि सब कुछ मिल बैठकर होगा। और अब जरा इन चेहरों को देखते चलिए। इस बड़े से वॉल पर आपको नजर आ रहा होगा, ये 3 चेहरे हैं, आरजेडी के ये कैंडिडेट हैं और मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और आलोक मेहता। तो इन 3 चेहरों में मीसा भारती की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद की बड़ी बेटी हैं, सियासी करियर की शुरुआत इनकी काफी लंबे वक्त से चल रही है और ऐसे में जयप्रकाश नारायण यादव जो हैं बांका से लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से फाइनल हो चुके हैं, ये आरजेडी के कैंडिडेट होंगे और सुधाकर सिंह जो हैं वो बक्सर से चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। तो आरजेडी के ये तमाम कैंडिडेट हैं जिन्हें आप देख रहे हैं कि अब ये कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको टक्कर देंगे एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर। अब इनके बीच जो है वो मुकाबला आपको सीधे तौर पर होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की, जिन्होंने एक बड़ा हमला जो है किया है लालू प्रसाद पर। सम्राट चौधरी ने क्या कहा है जरा वो भी सुन लीजिए। टिकट बेचने में लालू प्रसाद ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी। बेटी का किडनी लेकर लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है, जो अपनी बेटी को भी न छोड़े उसका नाम है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। गंभीर आरोप। तो लालू प्रसाद की 2 बेटियों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सियासत इस पर तेज हो चुकी है। बीजेपी ने लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आरजेडी अपराधियों को टिकट देगी या फिर लालू परिवार से A to Z को वो बनाने वाले हैं। छनबाई ये मरले पर जाई, ये कहावत राजद पर एकदम फिट बैठता है। उसका कारण है कि राजद या तो लोकसभा का उम्मीदवार किसी अपराधी को बनाएंगे या तो लालू परिवार से A to Z को बनाएंगे। लालू परिवार मतलब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और फिर जो बचे हैं वो। तो बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि जल्द ही एनडीए उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाएगा। साथ ही नितिन नवीन ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लालू प्रसाद के सहारे पर चलती है। लालू प्रसाद जहां रखना चाहेंगे कांग्रेस को, वहीं पर कांग्रेस को रहना मजबूरी भी है। लालू चाहे तो सभी 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अपने ही परिवार को टिकट बांट दें। कांग्रेस को हमेशा उन्होंने आदत पड़ी हुई है बैसाखी बन के चलने की और कांग्रेस तो उन्हीं के सहारे चलती है, तो जैसी दशा में रखना चाहेंगे वैसे रखेंगे। इसके पहले भी आपने देखा कि मंत्री तक बनाने का मौका नहीं दिया और अभी भी अखिलेश सिंह केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस तो हाशिए पे है। तो सीट बंटवारे से पहले सिंबल बांटने पर सियासत बेहद तेज है और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव बड़े नेता हैं, वो चाहें तो 4 क्या 14 सिंबल भी बांट सकते हैं। अब इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस का कोई बात है नहीं। देश ने मन बना लिया है पूरी तरह से। 4 जून को 400 पार। एक सवाल है, महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है। लालू जी सिंबल बांट रहे हैं। देखिए माननीय लालू जी बिहार के नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। लालू जी चाहे तो 4 क्या 14 सिंबल बांट सकते हैं, पर इसके ऊपर ज्यादा बेहतर टिप्पणी महागठबंधन के लोगों से ही पूछें तो अच्छा रहेगा। तो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने महागठबंधन और लालू प्रसाद पर बड़ा हमला किया है। मदन सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे में कांग्रेस के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। वहां एक ही फॉर्मूला है, खाता न वही जो लालू कहें वही सही। वहीं मदन सहनी ने लालू की बेटी के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के चाहने से होगा भी नहीं। बिहार के अंदर कम से कम जो इंडिया गठबंधन है उसमें तो जो
आरजेडी कहिए या लालू प्रसाद जी कहिए, जो वो चाहेंगे वही होगा। वहाँ एक ही फार्मूला है, खाता न बही, या जो लालू जी कहे वही सही, और उसी नीति पर वो चलेंगे। उनका अभी तक तो सब लोग को मालूम है कि कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कांग्रेस का कोई यहाँ वजूद नहीं है और सब लोग उनके पिछलग्गू हैं। जब बेटा को लड़ा ही लिए हैं और पहले भी बेटी को लड़ाए हैं, कोई पहली बार तो है नहीं। हाँ, जो और बेटी है उनको भी धीरे धीरे उन लोग उतारेंगे। अभी तो और लोग हैं उनके यहाँ, कोई कमी तो है नहीं। और बेटा बेटी लड़ ही लिए हैं, तो जो शेष बचे हुए वो भी क्यों वंचित रहेंगे। तो सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी की तरफ से सिंबल दिए जाने पर सियासत तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन लालू जी के इशारों पर चलता है और लालू जी से बड़ा तानाशाह राजनेता कोई और है ही नहीं। कांग्रेस उनके दरवाजे पर याचना कर रही है। देखिए, महागठबंधन लालू जी के मर्जी के पर चलता है। लालू जी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, महागठबंधन उनके पीछे पीछे चलता है। महागठबंधन में किसी को हिम्मत नहीं है कि लालू जी के इस तानाशाही रवैये को खत्म करे या विरोध करे। कांग्रेस दौड़ दौड़ करके गेट पर दस्तक दे रहा है, मेरी सीट पर क्यों अनाउंस कर दिए, मेरी सीट पर क्यों अनाउंस कर दिए। लेकिन लालू जी जानते हैं कि ये हमसे हटेगा नहीं और उनका तानाशाही रवैया जाएगा नहीं। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले की जांच अब ईडी करने वाली है। इस पूरे मामले की जांच कर रही ईओयू ने ईडी जांच की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद ईडी ने पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। नीतीश सरकार के उलटफेर के दौरान विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप है। पटना के कोतवाली थाने में इसे लेकर एक एफआईआर दर्ज भी था, जिसका अनुसंधान अब तक ईओयू की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले की जांच ईडी करने वाली है। ईओयू सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक इस मामले में आगे की जांच करने को लेकर ईओयू ने ईडी से पत्राचार भी करने की अपील की है और ईडी अब इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुकी है। ईडी प्राथमिकी में दर्ज मुख्य अभियुक्त इंजीनियर सुनील के खिलाफ पीएमएलए एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी। इस मामले को लेकर पटना के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी समेत केस से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज जो हैं वो ईडी ने हासिल कर लिए हैं। इस कांड का अनुसंधान ईओयू ने 13 फरवरी 2024 को ग्रहण किया था और अब जांच में मिले सबूत के आधार पर पूरे कांड की जांच ईओयू ने ईडी से की है। ईओयू और ईडी सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के अनुसार इस कांड का दायरा बिहार झारखंड के साथ बिहार से सटे हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल में भी है, जहां साक्ष्य होने की प्रबल संभावना जाहिर की गई है। अब ईडी के अनुसंधान में पूरी तस्वीर साफ होगी। तो विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले की जांच अब ईडी करने जा रही है और इधर इसे लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ बीजेपी जेडीयू इसका स्वागत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। जी, विधायकों के खरीद फरोख्त जैसे सीरियस मामले में ईडी जैसी एजेंसी से जांच जरूरी है, क्योंकि हमें पुख्ता जानकारी है कि राजद के पोषित और राजद के समर्थित माफियाओं ने बिहार में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। ये वही शराब माफिया है, वही जमीन माफिया है, वही बालू माफिया है, वही प्रश्न पत्र लीक माफिया है, जिन लोगों ने राजद के कहे पे बिहार में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। महागठबंधन के लोगों ने खूब साजिशें रची, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई। इस पूरे मामले की तफ्तीश ईओयू की तरफ से की जा रही है। अब ईडी को यह केस ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत और आपत्ति कहां है? इस तरह की चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जो भी लोग इसके पीछे शामिल है, निश्चित रूप से तफ्तीश में सबके नाम सामने आने चाहिए। हमारी सरकार की पॉलिसी है न किसी को फंसाना न किसी को बचाना, लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस तरह के कृत्यों में शामिल होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को लग रहा है कि बिहार में हम राजनीतिक रूप से
जनता और जनता के बीच से जनता के द्वारा हमें स्वीकारता नहीं मिल रही है और जनता हमें पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर चुकी है। तो जनता के बीच अपनी स्वीकारता बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उन मामलों को सामने ला रही है जिन मामलों में कहीं कुछ नहीं हुआ। देखिए, दाऊद इब्राहिम मुंबई में क्या करता था, हफ्ता लेता था और जो हफ्ता नहीं लेगा उसके ऊपर बम फेंकवाता था। दाऊद मॉडल ही दरअसल मोदी मॉडल है। भैया भाजपा में आ जाओ और जो भाजपा में नहीं आएगा उसके ऊपर ईडी नाम का बम फेंक देंगे। तो ये पूरे देश में हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो अगर किसी केस को ईडी को सौंपा जा रहा है तो इसमें देश को कोई आश्चर्य नहीं है। पूरा देश ये देख रहा है कि देश में इस समय दाऊद मॉडल चल रहा है। या तो भाजपा में आइए, नहीं तो ईडी नाम का बम खाइए। तो 17 साल की सजा काटकर जेल से बाहर निकले बाहुबली और चर्चित गैंगस्टर अशोक मेहता की अगर बात करें तो अशोक मेहता की पत्नी अनीता कुमारी मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आती है और ये राबड़ी आवास में अशोक मेहता और अनीता कुमारी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से आशीर्वाद भी लिया था। वो तस्वीर भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर होगी। अनीता कुमारी की उम्मीदवारी को लेकर अब औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर है कि लालू के कहने पर ही अशोक मेहता ने आनन फानन में 2 दिन के अंदर अनीता से शादी की। बात दरअसल ये है कि अशोक मेहता खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो सजा याफ्ता रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में ही वो 17 साल की जेल की सजा काट कर बाहर रिहा हुए हैं और कानून के मुताबिक जेल से रिहा होने के 6 साल तक कोई भी सजा याफ्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है। लिहाजा मंगलवार को बख्तियारपुर के पास करौटा के मां जगदम्बा मंदिर में अशोक मेहता ने अनीता कुमारी से शादी रचा ली। तो स्क्रीन पर तस्वीरें आपके 2 नजर आ रही होंगी और पहली तस्वीर शादी की, जब शादी की जाती है इस मंदिर में 19 मार्च को जब अशोक मेहता ने अनीता कुमारी से शादी रचाई, ये उस दिन की तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो लालू प्रसाद से मुलाकात की तस्वीर है, जब अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अशोक मेहता लालू प्रसाद से उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे और मुलाकात होती है। लालू से आशीर्वाद लिया जाता है, कहा जाता है कि भाई लालू जी तो हमारे लिए भगवान के समान है। शादी के बाद अशोक मेहता ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में लालू को भगवान कहा था। बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आइएगा। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में आपके? मुद्दे क्या रहेंगे? गरीबों का हक दिलाना। गरीबों का हक दिलाएंगे आप? न्याय दिलाना। न्याय दिलाइएगा। चलो जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बहुजन के नायक कहा जाता है आपको अशोक मेहता जी। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बहुजन के नायक कहा जाता है आपको अशोक मेहता जी। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जानकारी जो है वो किस रूप में आती है, आखिर कौन है ये। और जरा इन तस्वीरों को, ये बिहार का मैप आपको नजर आ रहा होगा, नालंदा, शेखपुरा, नवादा। ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो धुरंधर के तौर पर इन्हें देखता है, इन्हें किस रूप में समझता है जरा वो भी समझिए। अब इस चेहरे को अशोक मेहता के तौर पर आप इन्हें जानते भी होंगे और जिस पिछड़ी जाति के समीकरण को साधने की कोशिश इस चेहरे के तौर पर की जा रही है उसमें बड़ी पकड़ के तौर पर इसे देखा जाता है। नालंदा, शेखपुरा और नवादा। और ऐसे में ये चेहरे चर्चा के बीच क्यों हैं? क्योंकि ये उनकी पत्नी अनीता देवी है। अब जरा ये भी समझिए कि कौन है अशोक मेहता की पत्नी। पूरे परिवार के साथ दिल्ली में अनीता जो है वो रहती हैं और इसीलिए बड़े आनंद फानन में शादी होती है। 62 साल के अशोक मेहता ने शादी रचा ली और 46 साल की उम्र की अनीता देवी खुद हैं। लेकिन इस शादी के बाद राजनीतिक करियर की शुरुआत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है इस वक्त। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, जिनकी गिरफ्तारी, शहनवाज हुसैन का बयान इसके बाद सामने आ जाना। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि क्या केजरीवाल जेल में कैबिनेट की बैठक करेंगे? केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चार में लगी हुई थी तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको तो सीखना चाहिए। लालू जी मुख्यमंत्री थे, उन पर कार्रवाई हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी गठबंधन में है तो कम से कम लालू जी से ही सीख ले। तो जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं उनको इकट्ठा एकजुट होके ये मान लेना चाहिए कि कोई करप्शन अगर करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
खबर सुपौल से आ रही है, जहां बकौर पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद ये हादसा, जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। बकौर पुल के पिलर 50, 51 और 52 का गार्टर गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल होने की भी सूचना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1200 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जा रहा था और इस पुल का काम 25 दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाना था। ये पुल केंद्र की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में से एक। अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि वहां काम करने वाले मजदूर भी नीचे दबे हुए हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि 20 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बेकर से भेजा के बीच कोसी नदी पर करीब 1200 करोड़ की लागत से सबसे लंबा पुल यह बनाया जा रहा था, जिसे दिसंबर 2024 तक ही बन जाना था। लेकिन आज सुबह 7 बजे के आसपास पिलर संख्या 154 के पास इसका गार्टर गिर गया, जिसमें बताया जा रहा है, जो डीएम की तरफ से कही जा रही है जानकारी, कि एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल हैं। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए हैं और 11 लोग उसमें से हम लोग रेस्क्यू किए हैं, जिसमें एक का डेथ हुआ है और 10 इंजर्ड हैं। मलबा हटने के बाद संभावना है कि कुछ और लोग रहेंगे, उसको हम लोग हटा के फाइनल फिगर देंगे। सर, ये कौन सी कंपनी बना रही थी? और ये ट्रांसरेल के द्वारा बनाया जा रहा था और विभाग द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी डेथ हुए उनको 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा और जो इंजर्ड हुए उनको 1 लाख मुआवजा दिया जाएगा। पटना से सुपौल में पुल गिरने के मामले में शाम 5 बजे पथ निर्माण विभाग की तरफ से बैठक होने वाली है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इसे लेकर समीक्षा करते नजर आएंगे। पथ निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश अब दे दिए गए हैं। तो शाम 5 बजे पथ निर्माण विभाग की तरफ से यह बैठक होने वाली है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की अध्यक्षता में, और इस बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं विभाग से जुड़े हुए वो शामिल होंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।